हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञानी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 6 और ये चैप्टर 6 में आपको पढ़ना क्या है। चैप्टर 6 में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में, उन सारे क्वेश्चन का वन बाय वन करके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो गाइस बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम। शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना लेकर एस्खान सर का नाम। तो सबसे पहले आपके सामने मैं क्वेश्चन लाना चाहूंगा 2022 का। ये वो सारा क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा जा चुका है। इन सारे क्वेश्चन का आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे एंड देन वन बाय वन मैं आगे बढ़ रहा हूं। हो गया गाइस। चलो एक और स्लाइड है जो रिलेटेड है किस चीज से, क्वेश्चन से। तो मैं एक और स्लाइड दे रहा हूं जिसमें और भी क्वेश्चन हैं। आप इस क्वेश्चन का फिर से स्क्रीनशॉट लोगे, मतलब 2 स्लाइड आपका कंप्लीट होता है। एंड देन अब मैं चल रहा हूं इसके डिस्कशन के लिए। तो आपको चाहिए था आंसर, वो आंसर आपके सामने आ चुका है। अब ये देखेंगे आप इसके आंसर के ऊपर, कहता है बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग्स टू द सेम क्लास ऑफ शुगर। अगर मुझे छोटा सा डिस्कशन करना है तो मैं आपसे बता दूं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है हमारे बॉडीज में सपोर्टिव का काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो है आरएनए। चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, इसमें एक शुगर पाया जाता है जिसके कारण दोनों का नाम भी डिफरेंट हो जाता है। एक कहलाता है राइबोज शुगर और दूसरा कहलाता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। इन द सेंस अगर मैं बात कर रहा हूं तो आरएनए में जो शुगर होगा उस शुगर को हम लोग गाइस कहते हैं राइबोज शुगर, और जो डीएनए में शुगर होगा उसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, शुगर। एंड देन उसके अलावा आप देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड दोनों में कॉमन है, न्यूक्लिक एसिड में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं आपको राइबोज का फॉर्मूला बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। यही राइबोज कन्वर्ट होगा डीऑक्सीराइबोज में, कैसे? इसमें भी C5H10 ही होगा, लेकिन जो ऑक्सीजन यहां 5 नजर आ रहा उसमें ऑक्सीजन का नंबर 1 कम हो जाएगा, मतलब यहां ऑक्सीजन हो जाएगा 4, किसमें? डीऑक्सीराइबोज में। तो सिंपल, कार्बन दोनों में कितना है? कार्बन दोनों में सर 5 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं, जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। वैसे अगर आप स्ट्रक्चर में भी चलोगे तो मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देता हूं कि ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज का और ये राइबोज का। आपको सिंपल फॉर्मूला में याद रखना है कि राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5, लेकिन डीऑक्सीराइबोज में क्या लिखेंगे? C5H10O5 नहीं, बल्कि एक ऑक्सीजन की कमी कर देंगे, इस कारण ही तो इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहा जाता है। स्क्रीनशॉट हो गया गाइस। चलो स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जस्ट इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियोटाइड अरेंज इन डीएनए कैन बी सीन बाय। सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा जवाब है कि अगर डीएनए को देखा गया है तो किस मेथड से देखा गया? तो सिंपल आपको याद रखना है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देखा गया, और उसका जो स्ट्रक्चर है कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा, ये भी आपको पता कैसे चलेगा? ये आपको पता चलेगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, और इस पे काम किया था वाटसन एंड क्रिक ने। तो आपने बल्ब के इस चीज को याद रखना है कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो फाइंड हुआ था वो कैसे फाइंड हुआ था? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। तो गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगर मैं डीएनए को, किसको? डीएनए को अगर मैं आइसोलेट करता हूं, मतलब लेता हूं और लेने के बाद उसको 82 से लेकर 90 डिग्री के बीच में मैं उसको गर्म करता हूं, तब क्या होगा? जनरली ये मेथड यूज होता है पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जिसमें हम लोग डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाते हैं लेकिन बॉडी के बाहर। तो ऐसा करने में होता क्या है, जो डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड जो एक दूसरे से जुटा होता है, इसमें अनक्वालिंग हो जाता है। मतलब देखा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, लेकिन यहां डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए नहीं लिखा है, आपसे क्या लिखा है? इट अनक्वाइल्स। ऑब्वियसली है कि डीएनए अपने बेस पेयर के अकॉर्डिंग जुटा होगा, एडेनिन थाइमिन के साथ, साइटोसिन गुआनोसिन के साथ, गुआनोसिन साइटोसिन के साथ, इस तरह से जुटा होगा। लेकिन जैसे आप 82 टू 90 डिग्री सेल्सियस पे जैसे इसको गर्म करेंगे तो इस दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटकर एक दूसरे को क्या कर देगा? अलग अलग कर देगा। मतलब ये है कि यहां पर ये जो एक बेस पेयर है वो इससे अलग हो जाएगा। कब? जब आप इसको गर्म करेंगे तब। तो इसी में आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल क्या है कि 82 से लेकर 90 डिग्री में अगर गर्म करते हैं डीएनए को तो क्या होता है? तो सिंपल सा जवाब है इट अनक्वाइल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन फिर से
देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है क्वेश्चन के रिगार्डिंग में। अगला क्वेश्चन है गाइस, न्यूक्लिक एसिड इज फ्रैगमेंटेड बाय व्हिच एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लिक एसिड आपका है कौन, इन द सेंस कि डीएनए, डीएनए भी हमारा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर। तो इस न्यूक्लिक एसिड को अगर ट्रीट किया जाए किससे, एंजाइम से, कौन से एंजाइम से, न्यूक्लियस नाम के एंजाइम से, तो ये बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाएगा। कैसे, तो अभी आप इस फ्रैगमेंट्स को देखोगे कि फ्रैगमेंट्स कैसे टूटेगा। जैसे ही आपने एंजाइम डाला, कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियस, द डीएनए विल बी फ्रैगमेंट इनटू मेनी पार्ट्स। ये डीएनए टूटकर कई फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से, एक एंजाइम्स की वजह से जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियेज। आगे मैं आ रहा हूं जस्ट इसके बाद फिर से अगला क्वेश्चन क्या आता है, डीएनए फॉर्म्ड फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड। देखिए बात सुनिए, डीएनए जनरली आरएनए का फॉर्मेशन करता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए आरएनए बनाता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कहते हैं। लेकिन जब आरएनए डीएनए बनाएगा तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सही है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो डीएनए बना है वो आरएनए से बना, और ऐसे केस में ऐसे डीएनए को हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। इस कारण आंसर क्या होगा, सी डीएनए। कैसे, आप ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। जनरली ऐसा होता किसमें है, तो ये जनरली वायरस में होता है। और वायरस जब अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे मतलब होस्ट सेल के अंदर डाल देता है, तो होस्ट सेल में जाने के बाद ये आरएनए कन्वर्ट होता है डीएनए में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगला देखिएगा, इसके बाद ये क्या बना देगा, ये बना देगा डीएनए, और इस डीएनए को जो आरएनए से बना हुआ डीएनए है वो हमारा डीएनए कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दिस इज कॉल्ड सीडीएनए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेंगे गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए का डिफरेंट टाइप्स हमको लिखना है, और मैं उसी को डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको कि डिफरेंट टाइप का आरएनए कौन कौन सा होगा। ठीक है, चलो आरएनए को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो सबसे पहला आरआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा एमआरएनए। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे बहुत ज्यादा मैं ब्रॉड नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ बेसिक बातों की जरूरत पड़ने वाली है। और ये बेसिक बात क्या है अब आप समझो। सबसे पहला आपसे कह रहा राइबोसोमल आरएनए, दैट इज कॉल्ड आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए के बाद दूसरा आरएनए आपका आएगा जिसको हम लोग कहेंगे मैसेंजर आरएनए, और तीसरा आरएनए जो आपका आएगा वो कहलाएगा ट्रांसफर आरएनए। तो 3 तरह का आरएनए होगा, राइबोसोमल, मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए। और इसी को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है, इतना डिस्क्राइब करना है कि तीनों मिलकर 2 मार्क्स आपको आराम से दे दे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है कि मैं बहुत लंबा डिफाइन करने जा रहा हूं, इसलिए आप पहले हटा देते हैं, पहले एक पे ही आते हैं। सबसे पहले मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि एक आरएनए जिसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। सही है, राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो मैसेंजर आरएनए के पास आकर बाइंड करता है। बाइंड मतलब एसोसिएट, एक स्मॉल यूनिट और एक लार्ज यूनिट दोनों आकर एक दूसरे के साथ कलम कर जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ। ड्यूरिंग कब, जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा तब। और प्रोटीन का सिंथेसिस को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। आगे गाइस ध्यान देंगे यहाँ पे जो राइबोसोम्स होता है उसके बारे में, तो आरआरएनए इज 80% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल्स। हमारे सेल में जितने भी आरएनए सबको कलेक्ट कर लीजिए, और कलेक्ट कर करके आप देखेंगे तो राइबोसोमल आरएनए 80% होगा टोटल आरएनए में, यानी मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों मिलकर 20% है, और ये इकलौता 80% है। मतलब सेल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला राइबोसोम आरआरएनए। पहली चीज, आरआरएनए आर 2 टाइप, 70S प्रोकैरियोट, 80S यूकैरियोट। यानी हमारे बॉडी में 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं, जो फर्दर कैटेगराइज होते हैं सब यूनिट में। क्लियर, यहाँ सब यूनिट नहीं पूछा, ये टाइप पूछा, इसलिए मैं टाइप को डिफाइन कर रहा हूं। क्लियर, तो हमारे अंदर 80S राइबोसोम्स और बैक्टीरिया के अंदर 70S। लास्ट लाइन, इट प्रोवाइड अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस देखोगे तो यही राइबोसोम्स है जो प्रोवाइड कर रहा साइट किस चीज के लिए, ताकि वहां प्रोटीन बन सके, और प्रोटीन जो बनता है वो एमिनो एसिड के चेन के मिलने से बनता है। नेक्स्ट गाइस, राइबोसोमल आरएनए हो गया। अगला कौन है हमारा, मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज लेकर आएगा। मैसेज कहां से लेकर के आएगा, डीएनए से लेकर के आएगा। These mRNA is 1 to 5% of the cells total RNA। हमारे सेल्स में जितना आरएनए है उसका 1 से लेकर के 5% होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं, बहुत कम क्वांटिटी है। इट इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए, ये डीएनए से बनाया जाता है। डीएनए हमने क्या कहा अभी कि डीएनए अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा मैसेंजर आरएनए के थ्रू सेल में भेजेगा, और सेल उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन फंक्शन में परफॉर्म करेगा। अगली बात क्या कहता है कि इट कंटेन कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें वो कोड होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस
कराते हैं और प्रोटीन फंक्शन में रोल करता है। मतलब डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन वो सारे सेल को कैसे कंट्रोल करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। और ये कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा ये डिसाइड करने के लिए जो डीएनए है जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए उस जीन को एक कोड के फॉर्म में भेजता है जिसको एमआरएनए कहते हैं, और ये एमआरएनए के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर गाइस? चलिए, और लास्ट आज का जो हमारा है मतलब 3 टाइप के आरएनए का, वो है ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसफर आरएनए में बात करें तो ये लगभग 10 से 15% होगा, ऑब्वियसली है आरएनए टोटल आरएनए में। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ एमिनो एसिड, इट क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब यहां पर अगर आप प्रोटीन का सिंथेसिस समझना चाहते हैं तो हमारे इस एनिमेटेड वीडियोस को आप देखें, और इस एनिमेटेड वीडियो से आप ज्यादा समझोगे। एक तो प्रोटीन का सिंथेसिस, क्योंकि मैं यहां पर आपको 2 चीज दे रहा हूं, एक तो ट्रांसलेशन भी समझा रहे हैं और ट्रांसलेशन के साथ साथ हम इसके फंक्शन पर भी डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद। हाँ तो गाइज, इस टॉपिक में हम लोग प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है वो समझेंगे। ये आप जो छोटा यूनिट देख रहे हो ये है राइबोसोम्स, ठीक है। ये राइबोसोम्स के साथ आकर बाइंड किया जिसका नाम है ट्रांसफर आरएनए, और ये जो लंबा सा चेन आपको नजर आ रहा है दिस इज अ मैसेंजर आरएनए। तो सर ऊपर से कौन आ गया? ऊपर से आया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हमेशा एसोसिएट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय एक लार्ज और एक स्मॉल। इसमें 3 साइड्स आपको दिख रहे होंगे, ए, पी और ई साइड। ए साइड इज एक्सेप्टर, P side is the peptidyl side and E is the end side। अब क्या होगा कि A साइड में यहां 3 कोड है जिसपे आप ध्यान दे देंगे, CCG, और जो ट्रांसफर आरएनए आएगा GGC उसमें एंटी कोड होगा, और इस एंटी कोड के हिसाब से वो अपने साथ क्या लेकर के आएगा? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। क्लियर? अगली बात समझना, अगला कोड यहां है, एंटी कोड आया, एमिनो एसिड लेकर के आया, फिर से वो बाइंड किया। देखो नेक्स्ट कोड क्या आपके पास बचेगा, जस्ट इसके जानने दो, GAU, और GAU के अकॉर्डिंग कोड क्या बनेगा? CUA। CUA वाला ट्रांसफर आरएनए आएगा, बाइंड करेगा और अपने साथ क्या लेकर के आएगा? एमिनो एसिड। जैसे जैसे एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में बनता चला जा रहा है, ये जो लॉन्ग चेन आपको नजर आ रहा है किसका? एमिनो एसिड का। इसे ही हम नाम से बुलाएंगे, क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे प्रोटीन। क्लियर है? लेकिन एक बात और याद रखेंगे, जो हमारा प्रोसेस ये स्टार्ट हुआ था उसमें नीचे की तरफ जो कोड था वो कोड था AUG। AUG इज द इनिशिएशन कोडॉन, और यहां पर UAA जो है वो टर्मिनेशन कोडॉन है, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन में भी ये चीज देखने के लिए मिलेगा। और इन सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। तो चलिए फिर से चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, जो समझना था वो हम लोग समझ चुके। हाँ तो गाइज, इसको देखने के बाद आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा कि राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए, और तीनों का काम भी समझ में आया होगा जो आगे भी आपको काम देगा। तो चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट गाइज, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि डिफाइन द ऑपरॉन एंड नेम द कंस्टिट्यूएंट जीन। ऑपरॉन एक मॉडल है, और ये मॉडल ये बताता है कि हमारा कुछ ऐसा जीन है जो ऑन होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग और ऑफ भी होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और इसको करने वाले 2 साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जैकब एंड मोनार्ड ने इसको खोज किया था जीन का। क्लियर? तो एक्चुअल में इस जीन के बारे में बात करें तो ये वैसा जीन है जिसको रेगुलेट किया जा सकता है। एक बात भी आप याद रखेंगे, दिस इज अ रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन मतलब जो रेगुलेट करता है, अगर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में वो उस प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, अगर वो मौजूद नहीं है तो ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। कैसे? अभी मैं आपको इसको कुछ फिगर से समझाना चाहूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। फिलहाल ये 2 मार्क्स के लिए जो आपको आंसर लिखना है वो यही लिखना है, जैकब एंड मोनार्ड वेयर द फर्स्ट टू प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो ऑपरॉन क्या है? ऑपरॉन मॉडल वो मॉडल है जो रेगुलेटरी जीन को रिप्रेजेंट करता है। कहता दिस जीन रिमेन साइलेंट एंड आर एक्सप्रेस ओनली व्हेन द जीन प्रोडक्ट इज नीडेड। जब जरूरत पड़ेगी तो ये जीन का प्रोडक्शन बनाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो जीन का प्रोडक्शन नहीं होने वाला। आगे, दे आर स्विच ऑन होगा तो जीन का प्रोडक्शन बनेगा, और स्विच ऑफ हो जाएगा तो जीन का प्रोडक्शन नहीं बनेगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी। सेल को अगर जरूरत है तो ऑन, सेल को जरूरत नहीं है तो ऑफ। इन द सेंस मैं अभी इस क्लासरूम में खड़ा हूं, अभी मुझे गर्मी नहीं लग रही है, इन द सेंस तो फैन हमारा क्या रहेगा? स्विच ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे गर्मी लगने लगेगी मैं स्विच ऑन कर दूंगा ताकि फैन चलने लगे
क्लियर। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बल्ब, ये फैन कैसे ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही आप भी इसको करोगे। अभी मैं जान रहा हूं कि आपको जरूरत है इस वीडियो की, इसलिए ऑफ, वीडियो को तो ऑफ नहीं करोगे, वीडियो को तो ऑन रखोगे, क्लियर है। तो वैसे ही जिन भी हमारा ऑन ऑफ होता है, लेकिन इसको सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया गया था वो ऑपेरॉन मॉडल में किया गया, क्लियर। चलो, This will be done in E. coli on the culture media contain lactose, so called lac operon। इतना सब अगर आपने लिख लिया तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि, क्योंकि आगे ऑब्जेक्टिव अगर कोई क्वेश्चन आए तो हम लोग उस जगह पे ना फंसे। क्या करना गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, दिस वन इज अ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया वो कल्चर मीडिया जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, तो ये आपका कल्चर मीडिया है। कौन ग्रो कर रहा है, ग्रो करने वाला बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ई कोलाई है। अब ध्यान देना, इस कल्चर मीडिया में मैंने लैक्टोज नहीं डाला। लैक्टोज किसमें, मिल्क में पाया जाता, तो लैक्टोज हमने नहीं डाला है किसमें, इस कल्चर मीडिया में। तो ऑब्वियसली है कि बैक्टीरिया को लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं करना, जब है ही नहीं तो डाइजेस्ट क्या करेगा। अब ध्यान देना कि इस बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है वो जीन किस तरह से रेगुलेट हो रहा है। जीन अभी ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा उस जीन का, लेकिन कैसे होगा इस बात को समझना। ये उसका डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए एक पार्टिकुलर जीन है, ऐसा हजारों जीन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद है, उसमें से एक जीन के बारे में बात कर रहे हैं। एक है रेगुलेटरी जीन, और रेगुलेटरी जीन सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और ये एमआरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देगा, और उस प्रोटीन को हम लोग नाम देंगे रिप्रेशर प्रोटीन, क्लियर। ये रिप्रेशर प्रोटीन पहले सर्च करेगा कि भैया लैक्टोज है या नहीं है। जब लैक्टोज नहीं है तो ये रिप्रेशर प्रोटीन आकर बाइंड कर देगा किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। और जैसे ये ऑपरेटर के साथ आकर बाइंड किया, अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। कौन सा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा, सर यहां तो किया, ये रेगुलेटर प्रोटीन का सिंथेसिस किया। अब वो प्रोटीन जो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सकता है, वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस कल्चर मीडिया में हमने लैक्टोज नहीं डाला। तो ये स्विच ऑफ हो गया। अगला केस देखना जस्ट इसके बाद। दूसरे में कहता है विथ इंड्यूसर, मतलब ये कल्चर मीडिया है तो सर इससे पहले भी लिए थे, बस करना क्या है, इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देना, डाल दिया मिल्क डाल दिया, मतलब लैक्टोज आ गया। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम निकलेगा, सही है। ये कैसे निकलेगा इस जीन में देखना। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डीएनए है, वही जीन है। अब इस जीन को हम देखते हैं तो सबसे पहले वैसे ही इंड्यूसर के बेसिस पे अगर मैं बात करूंगा तो मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन आपका क्या बना दिया, तो प्रोटीन आपका रिप्रेशर प्रोटीन बनाया। और ये रिप्रेशर प्रोटीन चला खोजने के लिए कि भैया इंड्यूसर है या नहीं है। इंड्यूसर यहाँ पे कौन है, लैक्टोज। अभी हमने क्या किया था, लैक्टोज डाल दिया था, और जैसे लैक्टोज डाला ये खोजते खोजते उसके साथ बाइंड कर गया, और जैसे बाइंड किया ये इनएक्टिव हो गया। कौन इनएक्टिव हो गया, सिंपल आपका रिप्रेशर प्रोटीन। जब ये इनएक्टिव हो गया तो ये यहां पर आकर बाइंड नहीं करेगा। इससे पहले इंड्यूसर नहीं था तो ये आकर बाइंड कर जा रहा था यहाँ पे, और कोई काम नहीं होने दे रहा था। और जैसे ही ये मिल्क के प्रेजेंस में मिल्क के प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड कर गया तो ये ऑपरॉन के साथ आकर बाइंड नहीं करेगा। अब आपको पता है कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आकर एक्ट करेगा, यहां से यहां तक चलेगा, वो एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए वो सारा प्रोटीन बनाएगा जो डाइजेस्ट कर सकता है। किसको डाइजेस्ट करता है, लैक्टोज को। तो यहां पे स्विच ऑन है और इससे पहले स्विच ऑफ था। तो सेल ने अपनी एक्टिविटीज दिखाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये जीन ऑन और जीन ऑफ का मामला है, जिसको सबसे पहले जैकब एंड मोनार्ड ने डिस्क्राइब किया था ऑपेरॉन मॉडल में। तो ऑपेरॉन मॉडल क्या है, इतना तो आपके दिमाग में बन गया होगा विद अ क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं गाइस। इसको वैसे उतारना नहीं है, अगर आपकी मर्जी है तो आप उतार सकते हो। लास्ट है डिस्क्राइब द मेसल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट। याद रहे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, लेकिन 5 मार्क्स एक वेटेज रखता है, इसलिए आप इस बात को समझेंगे। कौन सी बात को, कि मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन है। जनरली गाइस कहता है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ये हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बिल्कुल सही है सर। एक होगा 3 प्राइम्स, तो उसका एंड आ जाएगा, सॉरी उसका एंड जो आ जाएगा 3 का एंड कहां था, 5 प्राइम्स, और इसके अपोजिट 5 है, इसका एंड कहां जाएगा, 3 एंड। ये जो आपको डीएनए दिख रहा है
ये डीएनए सबसे पहले दो फ्रैगमेंट्स में टूटेगा। दो फ्रैगमेंट्स में टूटने का मतलब एक ये फ्रैगमेंट्स में टूटा और दूसरा ये फ्रैगमेंट्स में टूटा। दोनों डीएनए एक दूसरे से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। क्लियर। और जैसे ये दो फ्रैगमेंट्स में टूटा, टूटने के बाद गाइस यहां पर एक नया फ्रैगमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। आधा पुराना वाला आधा नया वाला। और आधा पुराना आधा नया में अगर मैं देखता हूं, ये तो मैंने बहुत गंदा बनाया है, इतना गंदा तुम लोग मत बनाना, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाना, ठीक है। सही है। तो इन द सेंस की ओल्ड स्ट्रैंड्स भी है और इसमें से नया स्ट्रैंड्स भी बना। आधा पुराना आधा नया, और आधा को यहां कहते हैं सेमी। सेमी कंजर्व का मतलब सेमी आधा उसने लिया, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए रेप्लिकेट करता है। ये सबसे पहले किसने कहा था, वाटसन एंड क्रिक। इवन डीएनए का मॉडल भी देने वाले यही दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वाटसन एंड क्रिक। लेकिन इनको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिला था कि भैया डीएनए सच में ऐसा ही रेप्लिकेट करता है। और डीएनए सच में सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, इसको एक्सप्लेन किसने किया, मेसल्सल एंड स्टार्क ने एक्सपेरिमेंट किया करके ये बताया कि इन्होंने जो वर्ड कहा था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट करता है, उसको ये उन्होंने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया, इस बात को समझिए। मेसल्सन ने स्टार्क प्रूव एक्सपेरिमेंटली, क्या एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, यही बात। कौन सी बात, कि डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। इन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, old strands of DNA get replicate a new DNA strands. Each strands of DNA act as a template. Guys, ये एक स्ट्रैंड्स डीएनए, अगर इससे दूसरा डीएनए बन रहा तो ये टेम्पलेट कहलाएगा। क्लियर। अगर ये डीएनए और इससे कोई इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं बन रहा तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे नॉन टेम्पलेट। मतलब वो डीएनए का स्ट्रैंड जिससे एक नया फॉर्म बन जाए वो टेम्पलेट, जो ना बना पाए वो नॉन टेम्पलेट है। तो यहां पे दोनों टेम्पलेट का काम कर रहा है ना, दोनों तो नया बना रहा है, इसलिए येलो येलो आपको दिख रहा होगा। चलो येलो येलो डर्टी फेलो को छोड़ो, अभी फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं जस्ट इसके बाद मेसल्सन और स्टार्क के एक्सपेरिमेंट की तरफ। इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था ना कि बहुत सिंपल था, इन्होंने एक फंडा लिया, और फंडा क्या लिया कि नाइट्रोजन दो तरीके का नाइट्रोजन लिया, एक 14 और एक 15 वाला। ये 14 और 15 में क्या हो जाता है बात समझोगे। ये आप देख रहे हो ये कल्चर मीडिया है जिसमें एक बैक्टीरिया ग्रो करेगा जिसका नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट्स में 1 से 2 और अगले 20 मिनट्स में 2 से 4 डिवाइड करता रहता है। कौन, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। क्लियर। चलो एक कल्चर मीडिया में हमने लिया नाइट्रोजन, लेकिन कौन सा नाइट्रोजन, हेवी नाइट्रोजन जिसका मास कितना होता है 50। और ऐसे नाइट्रोजन को हम लोग रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। नाइट्रोजन दो तरह का, एक वो जिसका मास 14 है, एक वो जिसका मास 15 है। 14 मास वाले को नॉर्मल कहेंगे, 15 मास वाले को आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स भी बुला सकते हैं। तो सबसे पहले उस ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने ग्रो कराया कहां, हेवी नाइट्रोजन में। अब उसके डीएनए को लेकर जब हमने सीशियम क्लोराइड में डाला, CsCl ट्यूब में डाल दिया उसके डीएनए को, तो सारा डीएनए फ्रैगमेंट्स नीचे की तरफ बैठ गया। क्यों, क्योंकि ये हेवी था, हेवी होने के कारण नीचे बैठ गया। क्लियर। अब इसी बैक्टीरिया में से कुछ बैक्टीरिया को लेकर हमने एक कल्चर मीडिया में ट्रांसफर कर दिया, और वो कल्चर मीडिया में हमने जो रॉ मटेरियल वाला सोर्स रखा वो 14 रखा। 15 वाला तो पहले से बैक्टीरिया के पास चला रहा था, अब ये कौन सा 14 वाला, मतलब आधा उसने पुराना वाला ही रखा 15 वाला, और आधा जो उसमें नया कंजर्व हुआ वो आसपास के सोर्स से हुआ, मीडिया से हुआ, और वो था 14। तो आधा 15 वाला आधा कौन सा 14 वाला। अगले 20 मिनट के बाद फिर से जब हम इसको सीशियम क्लोराइड में डालते हैं तो हम जो बैंड को नीचे की तरफ देख रहे थे वो बैंड अब कहां बन रहा, मिड में, मतलब बीचों बीच में। कारण क्या है कि 15 भी है और इसमें क्या है 14 भी है। जस्ट इसके बाद फर्दर इसी बैक्टीरिया को हमने अगले 20 मिनट के लिए फर्दर फिर डाल दिया, किसके अंदर, 14 वाले के अंदर ही। लेकिन जैसे हमने 14 वाले के अंदर डाला तो हमने क्या देखा कि इस बार बैंड ऊपर भी बन रहा और बैंड बीच में भी बन रहा। ऊपर बैंड क्यों बन रहा, क्योंकि लाइट नाइट्रोजन आ चुका 14 वाला। जब आपका यहां पर था तो आपके पास दो बैंड था, एक 15 वाला और एक 14 वाला। 14 वाला 15 वाला दोनों बैंड था, इसलिए बीच में था। अगर सिर्फ 15 रहता तो नीचे और सिर्फ 14 रहता तो ऊपर। लेकिन जब इसको आउटर सोर्स हम 14 देते हैं तो इस मेरे हैंड को देखना, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि ये 14 है और ये क्या है 15 है। तो 14 वाला नया कंजर्व किया 14 वाले को, तो 14 एक बैंड बना, और ये पुराना वाला 15 है और उसने 14 को कंजर्व किया तो 14 फिर से एक बैंड बना। 14 वाला मिड में होगा और 14 वाला ऊपर हो जाएगा, मतलब ये बैंड इनको दिखा।
और इस बात से ये प्रूव्ड हुआ कि एक्चुअल में डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसी में कहता है ई कोलाई कैन ग्रो ऑन द कल्चर मीडिया कंटेन हेवी नाइट्रोजन दैट इज 15। नाउ ई कोलाई इज ट्रांसफर्ड टू द कल्चर मीडिया कंटेन नॉर्मल नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड फॉर 20 मिनट्स, अगले में ट्रांसफर कर दिए 20 मिनट के लिए। These heavy DNA molecules could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride, that is density gradient। अभी हमने क्या कहा कि 15 वाला नीचे बैठेगा, सिर्फ 15 होगा तो, लेकिन अगर 14 15 मिला हुआ है तो सीशियम क्लोराइड के बीच में होगा, और सिर्फ 14 होगा तो टॉप में होगा। क्लियर? आगे क्या कहता है इसके बाद, जस्ट आगे अगला देखते हैं, अगला लाइन क्या कह रहा है उसी हिसाब से बात कर लेते हैं। E. coli is now grow in the normal nitrogen ammonium chloride for 40 minutes, मतलब 20 मिनट्स और 20 मिनट दोनों मिला के 40 मिनट्स के लिए कंप्लीट छोड़ते हैं। तो हम क्या देखते हैं, 2 bonds are formed at the center in cesium chloride and यहाँ पे and at the top। ठीक है गाइस, नीचे भी बैंड बन रहा, मतलब बीच में और ऊपर भी बैंड बन रहा। बस इतना सा डिस्क्राइब करना है विद अ फिगरेटिव वे में, आपका ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व। तो 2022 का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ किसका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस लास्ट लाइन यही मैं कहना चाहता हूं कि आज के लिए थैंक यू एंड